अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन सब के सब सुपर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। लाइफ बोले तो बायो, और ये मॉलिक्यूल्स हैं बायो मॉलिक्यूल्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12 केमिस्ट्री बायोमॉलिक्यूल्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और हमेशा की तरह इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। बायो मतलब लाइफ। बायोमॉलिक्यूल एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। इनफैक्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है। यूं समझ लो, एक बिल्डिंग बनने के लिए हम ईंट का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो जो ब्रिक्स होते हैं, ईंट जो होती है, उनको एक के बाद एक ऐसे 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 अरेंज किया जाता है और बहुत सारे ऐसे ईंट मिल करके एक बिल्डिंग बनाती हैं। ठीक उसी तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे हम अपनी बात करें, वी आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर भी कौन होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। अगला सवाल ये आता है कि ये क्या करते हैं? तो बायोमॉलिक्यूल्स जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इस लेसन के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम बहुत तरह के डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब अगला सवाल यह आता है कि बायोमॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं? तो ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ये बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स से। बच्चों, पता है लिविंग सिस्टम के बारे में एक सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो सिस्टम खुद तो लिविंग होता है, बट उसे बनाने वाले जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे नॉन लिविंग होते हैं। अब आप ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लो, हम खुद तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट? हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स हैं वो सारे नॉन लिविंग हैं। इनफैक्ट अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है। इनफैक्ट एक साइंस का एक पूरा ब्रांच डेडिकेट कर दिया गया है इन केमिकल रिएक्शंस की स्टडी पे, और उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायो मतलब लाइफ, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री बोले तो स्टडी किसकी करते हैं? जितने भी केमिकल रिएक्शंस उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, इसीलिए नाम पड़ा बायोकेमिस्ट्री। इनफैक्ट ये जो बायोमॉलिक्यूल्स का हमारा लेसन है, इसके अंदर भी आप देखोगे कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट इसमें बायो का बहुत गहरा नाता है केमिस्ट्री के साथ, है ना? तो कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हम पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर? सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन्स, फिर एंजाइम्स, फिर विटामिन, फिर न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है एंड दे प्ले अ वेरी 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 क्रूशियल रोल। ठीक है, तो चलो देखेंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स के क्लासिफिकेशन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। कौन कौन से कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें सैकराइड्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज सिर्फ इकलौते कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, इसके अलावा माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स, फिर डिस्कस करेंगे एंजाइम्स, फिर डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर हम आरएनए और डीएनए, इन दोनों को डिस्कस करेंगे, और साथ में हम ऑल कवर करेंगे विटामिन। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है। सैकराइड्स एक ग्रीक वर्ड से आया है, सैकरॉन, जिसका मतलब होता है शुगर। ऐसा देखा गया है कि अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो स्वीट टेस्ट के होते हैं, उसी वजह से इनका नाम पड़ गया सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरीली प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि केन शुगर, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि स्टार्च। इसके अलावा अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें, इनफैक्ट इसके कॉम्पोजिशन को देखें, तो हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। तो अगर इनके फॉर्मूले को हम देखें तो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैव अ जनरल फॉर्मूला व्हिच इज CxH2OY। मतलब अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हैं। मतलब किसी भी चीज़ के साथ पानी मिला दो तो वो क्या बन जाता है? हाइड्रेट। तो यहाँ पर भी देखो कार्बन के साथ हम H2O लगा दे रहे हैं, यानी कि दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज ले लो विच इज C6H12O6। अब इस फॉर्मूले को भी हम इस जनरल फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, C6H2O6 आ गया ना उसी जनरल फॉर्मूला में। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर मैंने साफ साफ बोला कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैव दिस जनरल फॉर्मूला। सवाल उठता है व्हाई नॉट ऑल, क्या सब लोग सारे कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते हैं? नॉट रियली। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें एसिटिक एसिड की विच इज CH3COOH, ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखो, इसके फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखो तो CH3COOH यानी कि कार्बन कितने हैं? 2, दैट इज C2, ठीक है। अब H की बात करते हैं, CH3COOH, H है 4, अगर O की बात करें तो O कितना है? O है 2, राइट। तो इसके हम फॉर्मूले को भी हम कैसे लिख सकते हैं? C2H2O होल 2 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि ये फॉर्मूले में तो फिट बैठ रहा है, बट एसिटिक एसिड इज एन एसिड एंड इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट एट ऑल। ठीक, उसी तरीके से अगर बात करें रैमनोज की तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, जिसका फॉर्मूला हमारे कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं होता है, लेकिन रैमनोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब इस तरह के कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं बट उनके फॉर्मूले फिट नहीं होते हैं, कुछ के फॉर्मूले फिट हो जाते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैव द जनरल फॉर्मूला दैट इज CXH2O होल Y। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का रियल डेफिनेशन। अब आप बोलोगे कि मैम इतनी देर से आप कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो भी बता रहे हो वो क्या फेक था? फेक तो नहीं था, बट वो सब कुछ ऊपर वाला डेफिनेशन था कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, ऐसे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो भी चीज़ें हैं ये सच हैं इनके बारे में, बट जो रियल डेफिनेशन है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड देयर प्रॉपर्टी वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। है ना भारी भरकम डेफिनेशन? लग रहा है ना कि ये रियल वाला डेफिनेशन है ना? बट इसको समझते हैं। क्या क्या बातें बोली मैंने? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, यानी कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करने के केपेबल होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के डिटेल में नहीं घुसूंगी, जब हमने आइसोमर्स पढ़ा था पहले उसके अंदर हमने इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद है पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पॉली मतलब मेनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, बहुत सारे OH ग्रुप्स होंगे। तीसरा एल्डिहाइड या कीटोन, यानी कि इनके स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो उसमें या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप जरूर होता है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स। या फिर आप इसको दूसरे ढंग से ये भी कह सकते हो कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर आप हाइड्रोलाइज कर दो, मतलब जिनको अगर आप तोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा? आपको पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एरिथ्रोज, राइबोज, ग्लिसरैल्डिहाइड, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स हैं। अब क्या ये सारे क्राइटेरिया, डेफिनेशन वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। सब में देखो, सब में बहुत ध्यान से देखो, क्या इनके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है? क्या इन सब के अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी है, मतलब मल्टीपल OH ग्रुप्स हैं? क्या ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं? तो इसीलिए ये सारे क्या है? ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन को। अब बेस्ड ऑन द फैक्ट कि एक कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करने पे हमें कितने यूनिट्स मिल रहे हैं, मतलब उस कार्बोहाइड्रेट को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। तो अगर डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितने पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिल रहे हैं, उस बेसिस पर हम इन्हें 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब 1, मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको अगर तुम हाइड्रोलाइज भी कर दोगे तभी भी ये टूट के तुम्हें कुछ और एल्डिहाइड या कीटोन नहीं देंगे, यानी कि इसके अंदर एक सिंगल यूनिट ही होता है, ठीक है। ये फर्दर टूट नहीं सकते हैं, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें 2 से 10 यूनिट्स मिल सकते हैं, यानी कि इसको ये जो है 2 से लेकर के 10 यूनिट्स ऑफ सैकेराइड से बने होते हैं,
ठीक है। तो जैसे अगर मान लो 2 यूनिट्स हैं तो उसे हम कहेंगे डाइसैकेराइड्स, 3 है तो ट्राइसैकेराइड्स, 4 है तो टेट्रासैकेराइड्स, 5 है तो पेंटासैकेराइड्स, 6 है तो हेक्सासैकेराइड्स, इसी तरीके से 10 है तो डेकासैकेराइड्स। तो ये सारे ऑलिगोसैकेराइड्स के अंदर फॉल करेंगे। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अगर एक ऑलिगोसैकेराइड को लोगे और उसे हाइड्रोलाइज कर दोगे तो फिर वो टूट करके तुम्हें बहुत सारे तो नहीं, 2 से लेकर के 10 के बीच में वो नंबर होगा, उतने सारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन तुम्हें वो देगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम तीसरे टाइप यानी कि पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, पॉली मतलब मेनी, यानी कि इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को जब तुम हाइड्रोलाइज करोगे तो इसमें तुम्हें मल्टीपल 10 से भी ज्यादा यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। तो चलो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बारी है मोनोसैकेराइड्स की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मोनो मतलब 1, मतलब इनको आप हाइड्रोलाइज करोगे तो ये फर्दर कोई सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं देंगे, क्योंकि भाई ये खुद ही बड़े सिंपल हैं, अब तोड़ के और कितना सिंपल होंगे, राइट। सो दैट्स हाउ आवर मोनोसैकेराइड्स आर। तो लगभग 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन टू एग्जिस्ट। कुछ एग्जांपल्स के तौर पर यू कैन कंसिडर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ग्लिसरैल्डिहाइड, ये कुछ मोनोसैकेराइड्स हैं। अब बारी है ऑलिगोसैकेराइड्स की। ऑलिगो, जैसा कि मैंने बताया था, इस कैटेगरी में फॉल करेंगे वैसे वाले कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हाइड्रोलाइज करने पे आपको 2 से 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिल सकते हैं, क्योंकि मोनोसैकेराइड से तो सबसे सिंपलर यूनिट होते हैं, राइट। तो अगर आपको 2, 3, 4, 5 या 10 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं हाइड्रोलिसिस करने पे, तो वो वाला कार्बोहाइड्रेट आपका ऑलिगोसैकेराइड्स है। तो इनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि अगर 2 मोनोसैकेराइड्स बनते हैं तो डाइसैकेराइड्स, अगर 3 तो ट्राई, अगर 4 तो टेट्रा, 5 तो पेंटा एंड सो ऑन। और इन सारे ऑलिगोसैकेराइड्स में सबसे ज्यादा कॉमन होता है डाइसैकेराइड्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं लैक्टोज, जो कि एक डाइसैकेराइड है। जब हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तीसरे नंबर पे है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली बोले तो मेनी, मतलब ये वैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको 10 से भी ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलेंगे। एग्जांपल्स के तौर पर आप ले सकते हो स्टार्च या सेल्यूलोज। इनके स्ट्रक्चर को अगर आप देखो, आपको खुद दिख रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल मेनी मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल के बनाते हैं ये पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स की एक और खास बात होती है कि इनका जो टेस्ट होता है दैट इज नॉट स्वीट। मैंने पहले भी बोला था, राइट, कि कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स बोलने के पीछे का कारण ही यही था कि अधिकतर कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्ट के होते हैं, बट पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये स्वीट नहीं होते हैं, इसीलिए कई बार इन्हें नॉन शुगर्स भी कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि मोनोसैकेराइड्स को हम फर्दर क्लासिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इनको हम क्लासिफाई किस बेसिस पे करते हैं। तो 2 बेसिस पे इनको हम क्लासिफाई करते हैं। पहला बेसिस होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसमें कितने कार्बन है। जैसे अगर 2 कार्बन है तो डाई, 3 कार्बन है तो ट्राई, 4 कार्बन है तो टेट्रा एंड सो ऑन। इस तरीके से हम टर्म यूज करते हैं। ओके, दूसरा जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो ये है कि उस मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं जिसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, राइट। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो वैसे मोनोसैकेराइड को हम एल्डोज कहते हैं। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो तो वैसे मोनोसैकेराइड को हम कीटोज कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 हमारा क्राइटेरिया है। आपको 2 चीजों पे ध्यान देना होगा कि कितने कार्बन एटम्स हैं और कौन सा वाला ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटोन। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास एक ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्राई। और मान लो अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डोट्रायोज। और अगर 3 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड में कीटोन ग्रुप हो तो उसका नाम हो जाएगा कीटोट्रायोज। उसी तरीके से अगर 4 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड हो तो एल्डिहाइड अगर उसमें है तो उसका नाम हो जाएगा एल्डोटेट्रोज, अगर कीटोन है तो हो जाएगा कीटोटेट्रोज। और ठीक इसी तरीके से आप पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज ये सारे नाम डाल सकते हो। ऐसे तो मोनोसैकेराइड्स बहुत सारे हैं, बट हम यहाँ पर देखेंगे जो फेमस वाले मोनोसैकेराइड्स हैं उनको, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लिसरैल्डिहाइड। बात अगर ग्लूकोज की करें तो ग्लूकोज के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। यस, पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज
आमतौर पर स्वीट फ्रूट्स और हनी में पाया जाता है। इसके अलावा ये फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एज ग्लूकोज, और ये कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है किसी और चीज़ों में। तो देखते हैं कि ग्लूकोज को हम बनाते कैसे हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें सबसे पहला मेथड जो हम देखेंगे वो है प्रिपरेशन फ्रॉम केन शुगर। केन शुगर सबको पता है, केन शुगर का नाम है सुक्रोज। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, तो इससे हम कैसे ग्लूकोज बनाते हैं? तो जब हम केन शुगर को यानी कि सुक्रोज को डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं एक अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाता है इन इक्वल अमाउंट। ठीक है, तो सुक्रोज से हमें क्या मिल जाता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इजी टू रिमेंबर भी है क्योंकि देखो सुक्रोज का अगर फॉर्मूला देखो ना C12H22O11, राइट, मतलब कार्बन इसमें 12 हैं, ग्लूकोज में कार्बन 6 ही होते हैं, राइट। तो उस तरह से भी दिमाग में आएगा कि सिर्फ ग्लूकोज तो नहीं बनेगा, उसके साथ भी कुछ बनेगा। तो साथ में कौन बनता है? ग्लूकोज का दोस्त यानी कि फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्रिपरेशन का दूसरा मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। तो कॉमर्शियल लेवल पे जब हमें ग्लूकोज बनाना होता है तब हम उसे बनाते हैं स्टार्च से। कैसे? स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से। स्टार्च क्या होता है? C6H10O5 होल N। ये N का मतलब क्या है? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, राइट। तो स्टार्च जो है मल्टीपल मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं, तो N नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल करके बनाते हैं स्टार्च। ठीक है, तो अब स्टार्च को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इसके साथ वाटर ऐड करके उसका ब्रेक डाउन कर दो। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, तो जब स्टार्च को तुम ब्रेक डाउन कर दोगे तो क्या मिलेगा? स्टार्च किस चीज से बना है? मोनोसैकेराइड यूनिट से बना हुआ है, तो उसको तोड़ दोगे तो तुम्हें मोनोसैकेराइड ही मिलेगा, एंड ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड। तो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस करने पे हमें मिल जाता है N यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ओके, अब इस हाइड्रोलिसिस को करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एट अ टेम्परेचर ऑफ 393 केल्विन अंडर प्रेशर। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आप स्क्रीन पर देखो तो आपको बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, एंड लेट मी टेल यू कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ग्लूकोज के ही हैं। इन सारे स्ट्रक्चर के अलग अलग नाम है, इन सब स्ट्रक्चर्स के पीछे कुछ ना कुछ कहानी भी है। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ये थॉट है कि यार ग्लूकोज के ऐसे अलग अलग पैटर्न के स्ट्रक्चर्स आए, बट कहाँ से आए ये स्ट्रक्चर, कहाँ से ये थॉट आए, किस लॉजिक से हम ग्लूकोज के इन स्ट्रक्चर्स तक आ पहुंचे? तो इसीलिए अब हम सुनेंगे कहानी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स की। क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस थी जिन्होंने हमें बताया कि भाई ग्लूकोज में ना ये होता होगा, ग्लूकोज में ना वो होता होगा, और वैसे ही रिएक्शंस के हेल्प से हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर तक आ पाए। तो इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर्स की कहानी सुने, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, यानी कि ग्लूकोज के अंदर क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, एब्सोल्युटली करेक्ट, और ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम है, दैट इज व्हाई इट इज हेक्सोज, राइट। तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला हम सबको पता ही है, C6H12O6। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है, यानी डेक्स्ट्रो एंड लेवो की बात करते थे हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। तो ग्लूकोज का एक दूसरा नाम डेक्स्ट्रोज भी है। तो चलो अब सुनते हैं कहानी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की। तो चलो बच्चों सुने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की कहानी। ग्लूकोज जो कि है C6H12O6, ऐसा देखा गया कि ग्लूकोज को जब हम प्रोलॉन्ग्ड हीट करते रहते हैं विथ हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि HI, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग मतलब जब काफी देर तक हम इसे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करते रहते हैं, तो हमें मिलता है N हेक्सेन, बोले तो नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन हेक्सेन। ठीक है, अब इस रिएक्शन से हमें किस बात का सबूत मिला? क्योंकि यहाँ पर हम एविडेंसेस की बात कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि ग्लूकोज के अलग अलग रिएक्शन से हमें अलग अलग एविडेंस मिले कुछ कुछ फैक्ट्स के, और वहीं से हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, तो इस रिएक्शन से हमें क्या सबूत मिला, क्या एविडेंस मिला? हमें ये पता चला कि यार हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि HI जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? दूसरों को रिड्यूस कर देना। रिड्यूस कर देने का मतलब क्या होता है बताओ? या तो उसमें से ऑक्सीजन हटा देना या फिर उसमें हाइड्रोजन जोड़ देना, इतना ही काम होता है ना रिड्यूसिंग एजेंट का आमतौर पर। ओके ठीक है, तो इसका मतलब जहां तक हमें समझ में आ रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है ग्लूकोज के स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो सिर्फ उसे रिड्यूस करेगा।
ठीक है। तो अगर हमें आउटपुट में प्रोडक्ट के तौर पे अगर हमें नॉर्मल चेन हेक्सेन मिल रहा है, इसका तो यही मतलब है कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, राइट? तो ऐसा ही कुछ सोचा गया। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चला कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन एटम्स हैं वो सारे के सारे 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। एविडेंस नंबर 2, देखा ये गया कि ग्लूकोज जो है ये हाइड्रोक्सिल अमीन, यानी कि हाइड्रोक्सी बोले तो OH, अमीन बोले तो NH2OH के साथ रिएक्ट करके बनाता है ऑक्साइम्स, और दूसरी तरफ जब ये हाइड्रोजन सायानाइड यानी कि HCN के साथ रिएक्ट करता है तब ये बनाता है सायानोहाइड्रिन। अब इस तरह के रिएक्शन से हमें ये पता चला, क्या पता चला? सोचो सोचो सोचो, क्या पता चला? इस तरह के ऑक्साइम्स और सायानोहाइड्रिन्स किनके बनते थे? वैसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट होने से बनते थे जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप हो, यानी कि C+O ये वाला ग्रुप हो, जो कि ग्लूकोज के अंदर था, राइट? ऐसा सोचा गया। क्योंकि ग्लूकोज ये रिएक्शंस कर रहा था तो इससे हमें ये आइडिया आया कि यार इसका मतलब ग्लूकोज में जो है ना ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये था एविडेंस नंबर 2। एविडेंस नंबर 3, देखा ये गया कि ग्लूकोज को जब हम एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये दे देता है 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है? ओके, अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस रिएक्शन से हमें किस बात का एविडेंस मिल रहा है, क्या प्रूव हो रहा है इस रिएक्शन से? उससे पहले ये देखते हैं कि एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि अगर आपके पास एक अल्कोहल है, उस अल्कोहल को अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करवाओगे तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। उस एल्डिहाइड को फिर से अगर ऑक्सीडाइज करोगे विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप जाने का मन नहीं है और हाई जंप लेने का मन है, मतलब अगर अल्कोहल बोलेगी नहीं मुझे सीधा ऑक्सीडाइज होके ना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, वो भी पॉसिबल है, बट उस केस में हमें यूज करना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने पहले पढ़ रखा है। अब इसको यूज करके देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने यूज किया है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यहाँ पर हमें मिला क्या है? ग्लूकोनिक एसिड, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वो एक एल्डिहाइड की तरह बिहेव कर रहा है, राइट? विच एक्चुअली सजेस्टेड कि इसका मतलब एविडेंस नंबर 2 से जो हमें पता चला था कि यार ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप है, अब हमें ये पता चल रहा है कि यार वो कार्बोनिल ग्रुप जो है ना वो कीटोन नहीं है, वो एल्डिहाइड ही है, राइट? तो इस रिएक्शन से हमने ये प्रूव किया कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन है? वो एक्चुअली एल्डिहाइड ग्रुप ही है। Evidence number 4, acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentacetate। मतलब ग्लूकोज का जब हमने एसिटाइलेशन किया, एसिटाइलेशन मतलब एडिंग एसिटाइल ग्रुप, COCH3 ग्रुप को ऐड करना, ठीक है? तो एसिटाइल ग्रुप जब हमने ग्लूकोज में ऐड करवाया, कैसे? एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवा के, तो हमें मिला ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, मतलब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 5 जगह एसिटेट ग्रुप्स लग चुके थे। इससे क्या प्रूव हुआ? किस बात का एविडेंस था ये? इस रिएक्शन से हमें ये पता चला कि यार देखो, इतना तो हमें पता था कि एसिटाइलेशन कहाँ पे होता है, कभी भी इन जनरल भी एसिटाइलेशन कहाँ पे होता है? एसिटाइलेशन जो है ना ये वैसी जगह पे होता है जहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हो, ठीक है? तो उस हाइड्रोजन को हटा के वहीं पर एसिटाइल ग्रुप हमारा अटैच होता है, ठीक है? तो अगर 5 जगह एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर 5 OH बॉन्ड्स थे, राइट? 5 OH बॉन्ड्स, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स थे, वही वाले हाइड्रोजन सारे हट के उसी जगह पर ये एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ है एंड दैट्स हाउ एसिटाइलेशन हैज हैपेंड, ठीक है? तो यहाँ से हमें ये पता चला कि भाई ग्लूकोज के अंदर जो है ना 5 OH ग्रुप्स होते हैं। एविडेंस नंबर 5, देखा यह गया कि ग्लूकोज को जब ऑक्सीडाइज किया गया विथ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 नाइट्रिक एसिड,
तो ग्लूकोज ने क्या बनाया, इसने बनाया एक कार्बोक्सिलिक एसिड, इनफैक्ट इसने बनाया एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड सैकेरिक एसिड। इनफैक्ट सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं, ग्लूकोनिक एसिड याद है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब ग्लूकोज को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। बट जब ग्लूकोनिक एसिड को भी हम ऑक्सीडाइज कराते हैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तब भी हमें मिलता है सैकेरिक एसिड। ठीक है, अच्छा, इससे क्या पता चला, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि भाई अल्कोहल को अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करोगे तो वो एल्डिहाइड बनाएगा, फिर से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज कराओगे तो वो एसिड बनाएगा। लेकिन अगर अल्कोहल को डायरेक्टली एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज कराओगे तो वो सीधा जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, है ना। तो यहाँ पर देखो कुछ वैसा ही हो रहा है, ग्लूकोज को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज करा रहे हैं तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना दे रहा है। इसका मतलब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं एक अल्कोहलिक ग्रुप भी है, दैट इज ग्लूकोज हैज अ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। तो बच्चों ये जितने भी रिएक्शंस थे, इन रिएक्शंस से हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, जैसे कि कुछ कुछ बातें ऐसे सामने आई कि यार ग्लूकोज जो है ना उसका एक स्ट्रेट चेन में 6 के 6 कार्बन जुड़े हुए हैं। ये भी पता चला कि यार ग्लूकोज के अंदर जो है एक कार्बोनिल ग्रुप है। ये भी पता चला कि वो कार्बोनिल ग्रुप एक्चुअली एल्डिहाइड ग्रुप है। ये भी पता चला कि यार ग्लूकोज के अंदर जो है ना 5 OH ग्रुप्स है जो 5 अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं। साथ ही साथ ये भी पता चला कि ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो इतनी सारी चीज़ों के पता चलने के बाद ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स बनाया गया। ठीक है, इनफैक्ट स्ट्रक्चर भी एक नहीं था ग्लूकोज का, टाइम के साथ साथ ग्लूकोज के अलग अलग स्ट्रक्चर्स आए। तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स, ये सारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 पे फोकस करो तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर्स है, राइट, मतलब ये ओपन चेन के फॉर्म में है। और वहीं 3, 4, 5 को अगर देखो तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि फिशर प्रोजेक्शन, जैसे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जैसे कि हैवर्थ स्ट्रक्चर, जैसे कि चेयर स्ट्रक्चर। तो ये सारे डिफरेंट नाम वाले ग्लूकोज के ही स्ट्रक्चर्स हैं। तो चलो एक एक करके इन स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर ने ग्लूकोज की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए उसके इस स्ट्रक्चर को दिया जो कि एक ओपन चेन स्ट्रक्चर था। और फिशर ने बताया कि भाई H और OH, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के स्पेशल अरेंजमेंट्स कैसे होंगे। तो कैसे याद रखना है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या करो, जितने कार्बन है ना उनको एक लाइन में ड्रॉ कर लो। एक्चुअली हर जगह कार्बन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बना दो। ठीक है, टॉप पे लगा दो एल्डिहाइड ग्रुप दैट इज CHO और नीचे लगा दो CH2OH, क्योंकि बोला था ना एक अल्कोहल ग्रुप भी होता है। ओके, अब क्या करो, अब जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल बाकी ग्रुप्स हैं वो कैसे लगेंगे, HOH ऐसे लगेंगे। ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो सेकेंड रो है उसमें देखो H और OH का जो पोजीशन है वो रिवर्स हो गया है, एंड दैट्स इट। यही बन जाता है ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन। तो अब जैसे ही हमने फिशर प्रोजेक्शन को डिस्कस किया, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज D and L कॉन्फ़िगरेशन। अब ये D and L क्या होते हैं, तुरंत बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेवो रोटेटरी वही ना, नहीं वो नहीं है। डेक्स्ट्रो लेवो रोटेटरी को हम डिनोट करते थे स्मॉल लेटर D और स्मॉल लेटर L से, लेकिन कैपिटल D और कैपिटल L जो है ये कंप्लीटली बताता है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका किसी कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि कैपिटल D कैपिटल L और स्मॉल d स्मॉल l दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर ये क्या कॉन्फ़िगरेशन बताता है, तो देखो कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर आपके पास दिया हुआ है उसमें आप सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को ढूंढो। ठीक, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट अस सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड का। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड में बीचों बीच जो कार्बन है वो एक एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या है, इस कार्बन के चारों तरफ जो 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं वो चारों अलग है। एक तरफ OH है तो एक तरफ H है, एक तरफ CHO है तो एक तरफ CH2OH है, मतलब चारों अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसीलिए ये एसिमेट्रिक कार्बन है। ठीक है, अब जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैच्ड है वो अगर इस एसिमेट्रिक कार्बन के राइट साइड पे है तो हम कहेंगे इसे D कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये OH ग्रुप
एसिमेट्रिक कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम इसे कहेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके मुताबिक ये हो जाएगा डी ग्लीसरल्डिहाइड और ये हो जाएगा एल ग्लीसरल्डिहाइड। तो दोनों का फर्क दिख रहा है, OH ग्रुप के प्लेसमेंट में फर्क है, इस वजह से दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, अलग हो गया। तो बच्चा बाडी यहाँ पर स्क्रीन पे दिया हुआ है ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर्स और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है डी ग्लूकोज और कौन सा है एल ग्लूकोज। ठीक है, कैसे बताएंगे हम? हमारा पहला स्टेप क्या है, लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को ढूंढना, मतलब नीचे से कार्बन ढूंढना शुरू करो। सबसे नीचे कौन सा एसिमेट्रिक कार्बन है, ये वाला है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देख लो ये एसिमेट्रिक ही है ना, एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक तरफ CH2OH है और दूसरी तरफ इतना बड़ा सारा ग्रुप है ना, तो मतलब चारों ग्रुप्स एक दूसरे से अलग है, तो ओके, दिस इज द एसिमेट्रिक कार्बन। अब देखते हैं इस कार्बन के राइट हैंड साइड पे OH है यानी कि ये डी ग्लूकोज है, इस कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पे OH है यानी कि ये एल ग्लूकोज है। मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से आपको निकालना है डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन बच्चों एक दिक्कत आ गई, ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था ये कुछ कुछ फैक्ट्स और कुछ कुछ रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे कि नॉर्मल तौर पे क्या होता था कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स वाले ग्रुप होते थे, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते थे, ये नॉर्मली शिफ्ट टेस्ट देता था। ये नॉर्मली सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट देता था, राइट। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शंस होते थे। जैसे अगर आप देखो पहला रिएक्शन जिसमें हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप कंटेन करने वाला एल्डिहाइड या कीटोन जो है ये अल्काइल एमीन्स के साथ रिएक्ट करके शिफ्ट बेस बनाता था, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्लूकोज का जो करंट जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, वो ये रिएक्शन नहीं दे रहा था। ठीक उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर हम बात करें, NaHSO3 जो कैसे टूटेगा, Na+HSO3-, तो HSO3- के साथ जब कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट करते थे तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता था, लेकिन ये एडिशन प्रोडक्ट भी हमें ग्लूकोज के साथ नहीं मिल रहा था, जिससे हमें ये पता चल रहा था कि इसका मतलब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के साथ कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो अलग हो रहा है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के साथ। इसके अलावा दूसरा फैक्ट जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो ये था कि पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज जो है ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था टू फॉर्म ऑक्साइम्स। मतलब हमने ये तो देखा था कि भाई ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम बना रहा था, जिससे हमने ये कहा था कि भाई इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। सही बात है, ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप तो है, बट देखा यह गया कि ग्लूकोज का जो पेंटा एसिटेट है, मतलब ग्लूकोज का एसिटाइलेशन कर देने के बाद जो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है वो जो है NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। इससे क्या प्रूव हो रहा था? इससे ये प्रूव हो रहा था कि कहीं ना कहीं ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जो CHO ग्रुप है, वो शायद फ्री नहीं है। यानी कि जब हम ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस ओपन चेन स्ट्रक्चर के हिसाब से तो CHO ग्रुप एक कोने में है, वो फ्री है, वो किसी और के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन शायद असलियत में वो जो CHO वाला जो एंड है ना वो फ्री नहीं है, राइट। तो ये भी हमें सजेस्ट कर रहा था कि काफ़ी चांस है कि ग्लूकोज का जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम सही नहीं बना रहे हैं। तीसरा रीज़न, ऐसा पाया गया कि ग्लूकोज जो है ये दो क्रिस्टलिन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट है अराउंड 419 केल्विन, इसे हम पाते कैसे हैं? बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट अराउंड 303 केल्विन। दूसरी तरफ है बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 423 केल्विन, और इसे हम पाते कैसे हैं? बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट अराउंड 371 केल्विन। अब ये जो ग्लूकोज की प्रॉपर्टी थी कि भाई ये दो ऐसे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जिन्हें हम इस तरीके से पाते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन, ये प्रॉपर्टी को भी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो कुल मिलाकर इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये माना गया कि इसका मतलब ग्लूकोज के बारे में हमने जो भी चीज़ें निकाली थी कि भाई इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें 5 OH ग्रुप्स हैं वगैरह वगैरह, वो सब सही है, लेकिन शायद ग्लूकोज जो है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और यहीं से शुरुआत हुई ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की।
तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या था? ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये कहा गया कि एक वन ऑफ द OH ग्रुप्स जो है ये जाके जुड़ जाता है CHO ग्रुप के साथ। CHO जो टॉप पे है, एल्डिहाइड ग्रुप, उसके साथ जुड़ के एक साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाता है। हेमी एसिटल किसे कहते हैं हम? COHOR जहां पे हो उसे हम हेमी एसिटल कहते हैं। ठीक है, सवाल ये था कि यार कौन सा वाला OH ग्रुप जाके जुड़ेगा CHO के साथ? तो देखा ये गया कि जो हमारा ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था अभी तक का, उसमें अगर कार्बन को ऊपर से नंबर करना शुरू करो 1 2 3 4 5, तो जो 5वां कार्बन है उसके साथ जो OH लगा हुआ था वो OH जाके CHO के साथ जुड़ जाएगा। तो इससे क्या हो गया? अब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। बना? बिल्कुल बना। अब अगला सवाल ये था कि ठीक है मैम, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो बन गया, अब आप मुझे ये बताओ कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होने से फायदा क्या हुआ? मतलब थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि भाई ओपन चेन स्ट्रक्चर सही नहीं है क्योंकि इसके कुछ कुछ लिमिटेशंस है, ये कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। क्या उन चीज़ों को ये साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाएगा? वेल, कर पाएगा। देखते हैं कैसे कर पाएगा। हमने बोला था जो भी चीज़ें ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस थी, उसमें से एक लिमिटेशन ये था कि यार बहुत सारे रिएक्शंस जो नॉर्मली एल्डिहाइड या कीटोन शो करते हैं, हमारा ग्लूकोज जो है वो रिएक्शन शो नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर जो CHO है वो फ्री नहीं है, वो किसी और के साथ घुलने मिलने के लिए फ्री नहीं है। ये चीज़ हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो CHO एक तरफ एंड में फ्री बैठा हुआ था। बट अब जब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया तो हमें दिख रहा है कि भाई CHO अब हमारे पास फ्री नहीं है उन सारे रिएक्शंस को दिखाने के लिए। तो इस तरह से एक लिमिटेशन तो दूर हुआ। दूसरा लिमिटेशन था कि हम वो जो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर था वो ये प्रूव नहीं कर पा रहा था कि कैसे ग्लूकोज जो है ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। लेकिन अब जो हमारा क्लोज स्ट्रक्चर था ये इसके दोनों फॉर्म्स के एग्जिस्टेंस को भी बता पा रहा है। तो देखो यहाँ पर हमें अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दोनों ही दिख रहा है। दोनों में फर्क क्या है? हल्का सा फर्क है, और इसीलिए अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को हम एक दूसरे का एनोमर्स भी कहते हैं। तो बच्चों, अगर हम ग्लूकोज के एनोमर्स की बात करें, यानी कि अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो इन दोनों में सिर्फ एक फर्क है, और वो फर्क कहाँ पे दिखता है? पहले कार्बन पे, यानी कि C1 पे। C1 के ऊपर अगर हम OH के पोजीशन को देखें तो अल्फा कार्बन में OH C1 के राइट में है, बीटा कार्बन में OH जो है वो C1 के लेफ्ट में है। तो दोनों स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ही फर्क है कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, इसीलिए ये जो पहला वाला कार्बन है इसे हम एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि इसी कार्बन के किस तरफ OH है उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि ये कौन सा वाला एनोमेरिक फॉर्म है। तो देखो, इस तरीके से ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था इसने जितने भी ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिमिटेशंस थे उनको दूर कर दिए। अब ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में भी काफ़ी मॉडिफिकेशंस आते गए, जैसे कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं हैवॉट स्ट्रक्चर। हैवॉट स्ट्रक्चर कैसा दिखता था? वेल, हैवॉट स्ट्रक्चर में जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता था ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता था पायरन से। पायरन क्या होता है? पायरन एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें एक ऑक्सीजन होता है और 5 कार्बन होते हैं उसके रिंग में। ठीक है, तो इस पायरन से सिमिलर दिखता हुआ जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता था उसे हम पायरानोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। पायरानोज क्यों? क्योंकि ये पायरन से सिमिलर होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये पायरानोज स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक मस्त वाला ट्रिक। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज दोनों का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जो कि ऐसे है। ठीक है, कैसे बनाया हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर? बहुत आसान था। सबसे पहले हमने बनाया ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसके बाद 5th वाला कार्बन के साथ जो OH था उसको जोड़ दिया ऊपर के CHO ग्रुप के साथ, एंड दैट्स हाउ हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल गया। अल्फा बीटा दोनों फॉर्म मिल गया। ओके, अब इन्हीं को देखते हुए हम अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, अल्फा बीटा डी ग्लूकोपायरानोज ये दोनों स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही बात का ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें राइट साइड पे लिखी हुई हैं उसको आपको नीचे लिखना है, मतलब राइट लोअर साइड में। जो राइट साइड में है उसको नीचे लिखना है, जो लेफ्ट साइड में है उसको ऊपर लिखना है। ये याद रहेगा। राइट लो, राइट लो मतलब राइट लो नहीं, राइट लो मतलब जो राइट साइड में है उसको लोअर साइड में लिखो। ठीक है, राइट साइड में कहाँ पे है?
साइक्लिक स्ट्रक्चर में, लोअर साइड में कहाँ पे लिखोगे, पायरानोज स्ट्रक्चर में या फिर हैवॉर्थ स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो पायरानोज स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो एक 6 मेंबर्ड रिंग बना लिया हमने, सबसे पहले बना लिया, बहुत बढ़िया। सब जगह एक एक डंडी बना दो, ऐसे करके बना दिया। अब इस डंडी के नीचे लोअर साइड में क्या लिखोगे, जो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर के राइट साइड में है, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर के राइट साइड में क्या है, OH OH H OH, ये है। ठीक इसी सीक्वेंस में इसको लोअर साइड में लिखते चले जाओ, OH OH H OH, लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब जो लेफ्ट साइड में है आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या है, H H OH H, इनको लिखते चले जाओ अपर साइड में, ठीक है। तो अपर साइड में लिख दिया H H OH H, बस बन गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोपायरानेज। ठीक इसी तरीके से चलो ट्राई करते हैं बनाने का बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। कैसे बनाएंगे, जो राइट लो, याद रखना है हमारा मेमोरी टिप, राइट लो, जो राइट साइड में है उसको लोअर साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर बीटा ग्लूकोज के केस में राइट साइड में क्या क्या है, राइट साइड में है H OH H OH, तो H OH H OH को हम लोअर साइड में लिख देंगे, चारों डंडी के, लिख डाला। अब देखते हैं कि लेफ्ट साइड में क्या है, OH H OH H, अब इनको लिख डालेंगे हम अपर साइड में, ये भी लिख डाला तो बस हो गया। लिख डाला तो इसका मतलब हमारा बीटा डी ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर भी बन चुका है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं हैवॉर्थ स्ट्रक्चर। इनफैक्ट ग्लूकोज के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं दे आर बेटर रिप्रेजेंटेड यूजिंग हैवॉर्थ स्ट्रक्चर। तो चलो बच्चा पार्टी, अब हम डिस्कस करते हैं अगले मोनोसैकेराइड के बारे में, विच इज फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एक नेचुरल मोनोसैकेराइड है जो कि पाया जाता है हनी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल ग्लूकोज की तरह है, विच इज C6H12O6, लेकिन फ्रुक्टोज ग्लूकोज से अलग कैसे है, क्योंकि फ्रुक्टोज जो है ये एक कीटोहेक्सोज है। कीटोहेक्सोज मतलब इसमें 6 कार्बन तो है, दैट इज व्हाई इट इज हेक्स, लेकिन इसमें कीटोन ग्रुप है। ग्लूकोज के केस में एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है। ग्लूकोज के केस में जो हमारा पहला कार्बन था C1, उसी में ही एल्डिहाइड ग्रुप था। बट कीटोन के केस में जो हमारा कार्बन 2 होता है वहां पर कीटोन ग्रुप होता है। ऐसा क्यों, आप पूछ सकते हो कि क्यों पहले वाले कार्बन पे ही कीटोन ग्रुप क्यों नहीं होता है। क्योंकि यार कीटोन ग्रुप ऐसा हो ही नहीं सकता है, कीटोन ग्रुप कभी भी बिल्कुल एक एंड में रह ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि कीटोन ग्रुप का नेचर ही ऐसा होता है। कैसा होता है का फॉर्मेट, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ एक R, दूसरा तरफ एक और R, मतलब कार्बन के दोनों तरफ एक एक कार्बन होना चाहिए, राइट। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब ये कार्बन एक कॉर्नर पे ना हो। सो दैट्स द रीजन कीटो ग्रुप C1 पे नहीं होता है, बल्कि C2 दूसरे नंबर कार्बन पे हमें कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें अगर हम इसके प्रिपरेशन की, तो भाई फ्रुक्टोज तो ग्लूकोज के साथ साथ ही प्रिपेयर हो जाता है जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं। याद है केन शुगर C12H22O11, जब उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अब बात करेंगे फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले देखते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो एक वर्टिकल लंबा लाइन खींच दोगे जिसमें ऊपर क्या लगा दोगे, CHO, नहीं 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 नहीं, ऊपर अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया तो बन जाएगा ग्लूकोज, बट मुझे क्या बनाना है, फ्रुक्टोज। तो इसीलिए ऊपर लगाएंगे CH2OH, लेकिन दूसरे नंबर कार्बन पे लगाएंगे CO, C डबल बॉन्ड O, दैट इज द कीटोन ग्रुप। उसके बाद सबसे नीचे वाले कार्बन पे लगाएंगे फिर से CH2OH, तो मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ CH2OH, दूसरे वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, और बाकी सारे जगह पर HOH HOH। तो अगर हम इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर को देखें तो अब आप मुझे बताओ कि क्या ये D कॉन्फ़िगरेशन है या L कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे बताते हैं हम लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को ढूंढते हैं, ढूंढ लिया। अब इस कार्बन पे देखो OH राइट साइड की तरफ है, बिल्कुल है, यानी कि ये D कॉन्फ़िगरेशन है, ये D फ्रुक्टोज है। दूसरी बात, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा जब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर ना D के बगल में एक प्लस साइन रहता था ब्रैकेट के अंदर, वो प्लस साइन किस लिए था, और यहाँ पर एक माइनस साइन है, ये माइनस साइन किस लिए है। तो ये प्लस और माइनस साइन जो है ये बताते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी नेचर के बारे में। मतलब ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, तो जो भी प्लेन पोलराइज्ड राइट के प्लेन को राइट की तरफ घुमाता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जिसे हम प्लस से डिनोट करते हैं, और जो उसे लेफ्ट की तरफ
घुमाता है वो लेवो रोटेटरी होता है, जिसे हम माइनस से डिनोट करते हैं। प्लस माइनस का यूज इसलिए करते हैं ताकि वो डी और एल में कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का हमें दिख रहा है, ये कैसा है, ये डी है, ये माइनस है और ये फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। कैसे बनाते हैं हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो 5 नंबर वाला कार्बन है C5, उसके साथ जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो OH जाके जुड़ जाता है C डबल बॉन्ड O के साथ, एंड दैट्स हाउ हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर के भी 2 फॉर्म्स होते हैं, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म वो होता है जिसमें जो सबसे ऊपर वाला कार्बन है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद जो सबसे ऊपर कार्बन है उसके साथ जो OH ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो राइट साइड पे है तो वो हो जाता है अल्फा फॉर्म, अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो वो हो जाता है बीटा फॉर्म। इनफैक्ट फ्रुक्टोज के अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की बात करें, इनफैक्ट अगर हम इसके हैवॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर हम इन्हें नाम देते हैं फ्यूरानोज। फ्यूरानोज स्ट्रक्चर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक फ्यूरन नाम के साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से काफी सिमिलर होता है। फ्यूरन एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन होता है और 4 कार्बन, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम फ्यूरन कहते हैं। और जब हम फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, दे रिजेंबल फ्यूरन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्यूरानोज। तो बच्चा पार्टी, अब डिस्कस करेंगे हम हमारा अगला बायोमॉलिक्यूल, जो कि किसी भी लिविंग सिस्टम का मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है। कैन यू गेस व्हाट इज इट? प्रोटीन्स, एग्जैक्टली। प्रोटीन्स जो है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स, डॉक्टर्स वगैरह हमें हमेशा कहते रहते हैं कि अच्छे से दूध पियो, अच्छे से पल्सेस खाओ, यानी कि दाल पियो। क्यों? क्योंकि इनमें होता है हाई प्रोटीन। इसके अलावा जैसे फिश, मीट, एग, इनमें भी होता है हाई प्रोटीन। प्रोटीन ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्रोटीन जो वर्ड है ये आया है एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसका इंपॉर्टेंस इज वेरी सिग्निफिकेंट, उसे हम कहते हैं प्रोटीन। तो बच्चों, अगर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। पॉलीमर का मतलब समझ में आता है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर से बने होते हैं। जैसे एक ही यूनिट है, वही और बहुत सारे वैसे यूनिट्स जुड़ के एक पॉलीमर बनाते हैं। अब आप पूछोगे कि लेकिन ये अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है? अमाइनो एसिड, नाम पे फोकस करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते टाइम नाम पे जरूर फोकस करना है, क्योंकि नाम ही काफी कुछ बता देती है। एमाइनो मतलब इसमें एमीन ग्रुप होगा, यानी कि NH2। एसिड यानी कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होगा, विच इज COOH। तो यानी कि एमाइनो एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर NH2 और COOH ये दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब अल्फा अमाइनो एसिड ये क्या होता है? अब देखो, अमाइनो एसिड को कई कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन कि NH2 ग्रुप का पोजीशन कहाँ पे है विथ रेस्पेक्ट टू द कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कि COOH ग्रुप के रेस्पेक्ट में NH2 ग्रुप का पोजीशन कहाँ पे है। तो इस बेसिस पर हम अमाइनो एसिड्स को अल्फा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड, गामा अमाइनो एसिड एंड सो ऑन अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। तो जिस कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, यानी कि जिस कार्बन पे COOH ग्रुप है, अगर उसी कार्बन पे NH2 ग्रुप भी लगा हुआ है तो उसे हम कहेंगे अल्फा अमाइनो एसिड। अगर जिस कार्बन पे COOH ग्रुप है उसके पड़ोसी कार्बन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम कहेंगे बीटा अमाइनो एसिड। जिस कार्बन पे COOH लगा हुआ है उसके पड़ोसी के पड़ोसी कार्बन पे अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम कहेंगे गामा अमाइनो एसिड। तो अब समझ में आ गया कैसे? जैसे जैसे NH2 ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा दूर होता जाएगा, वैसे वैसे हम अल्फा से बीटा, बीटा से गामा, गामा से डेल्टा, ऐसे जाते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर मुद्दा है सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड्स का, क्योंकि प्रोटीन्स जो है, जब प्रोटीन को तुम हाइड्रोलाइज करोगे, प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होगा तो हमें जो मिलता है वो हमेशा अल्फा अमाइनो एसिड से मिलता है। अब ये जो अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनके नेमिंग का कोई स्पेसिफिक कन्वेंशन होता नहीं है, तो इनके ना ट्रिवियल नेम्स होते हैं। इनफैक्ट इट इज़ लाइक किसी का नाम इस बेसिस पे रख दिया जाता है कि भाई उसके कोई प्रॉपर्टी के बेसिस पे, किसी का नाम इस बेसिस पे रख दिया जाता है कि भाई वो कहाँ से पाया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन के ऊपर बेस करके अलग अलग अल्फा अमाइनो एसिड्स के नाम रख दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स टॉक अबाउट द अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का नाम ग्लाइसिन क्यों पड़ा? क्योंकि ग्लाइसिन जो है इसका टेस्ट स्वीट होता है, और ग्रीक में ग्लाइकोज मतलब होता है शुगर।
अगर बात करें टायरोसिन की, तो टायरोसिन को पहली बार ऑब्टेन किया गया था चीज से, और ग्रीक में टायरोस का मतलब होता है चीज, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया टायरोसिन। अब जनरली अमाइनो एसिड्स को अगर हमें शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना हो तो हम 3 लेटर वर्ड का यूज करते हैं। पूरा नाम ना लिख के हम सिर्फ 3 लेटर लिखते हैं। जैसे मान लो अगर हमें ग्लाइसिन को शॉर्ट फॉर्म में दिखाना है तो हम ग्लाइसिन को लिखते हैं GLY। अगर टायरोसिन का शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम लिखते हैं TYR। कई बार एक सिंगल अल्फाबेट का यूज भी किया जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर अल्फा अमाइनो एसिड्स की बात करें तो टोटल 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चा पार्टी, ये हैं हमारे 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो देखो यहाँ पर अल्फा अमाइनो एसिड्स के नाम दिए हुए हैं, उनका 3 लेटर सिंबल भी दिया हुआ है और उनका 1 लेटर सिंबल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ध्यान दो, कई बार ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो सारे सेम लेटर से शुरू होते हैं, तो उनका जो 1 लेटर सिंबल होता है उसके लिए हम अलग अलग अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पैराजिन, ये सारे लेटर ए से शुरू होते हैं, लेकिन सबका जो सिंगल लेटर सिंबल है वो ए तो नहीं है, क्योंकि सबको ए से डिनोट करने लग गए तो पता कैसे चलेगा कि हम किसको डिनोट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, एलेनिन के लिए हम ए यूज करते हैं, आर्जिनिन के लिए हम आर यूज करते हैं, एस्पैराजिन के लिए हम एन यूज करते हैं। तो हम अलग अलग लेटर्स का यूज करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स है, इन 20 एसिड्स के लिए 20 डिफरेंट अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट देम। और उसी तरह से जो उनका 3 लेटर सिंबल होता है उसमें कंफ्यूजन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जैसे एलेनिन है तो उसका हो गया ALA, अगर आर्जिनिन है तो उसका हो गया ARG, अगर एस्पैराजिन है तो उसका हो गया AS एंड सो ऑन। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो अमाइनो एसिड्स को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। किसके बेसिस पे हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप। मतलब कौन सा ग्रुप ज्यादा है, बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड करेंगे कि ये जो अमाइनो एसिड है ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। आप खुद सोचो, अगर कोई अमाइनो एसिड एसिडिक है, इसका मतलब उसमें जो नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप है वो ज्यादा है कंपेयर टू NH2, राइट? क्योंकि COOH जो है ये एसिड है, तो ज्यादा COOH ग्रुप्स होंगे तो मतलब वो एसिडिक होगा, सिंपल, राइट? उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप ज्यादा है, NH2 ग्रुप अगर ज्यादा है कंपेयर टू COOH, तब हम उसे कहेंगे बेसिक अमाइनो एसिड। और अगर दोनों बराबर हुए, अगर 2 अमाइनो ग्रुप 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या फिर 1 अमाइनो 1 कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो वो हो जाएगा न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं एलेनिन। एलेनिन एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है क्योंकि इसमें 1 कार्बोक्सिल ग्रुप है और 1 ही अमाइनो ग्रुप है। अगर बात करें एस्पार्टिक एसिड का, नाम से ही पता चल रहा है कि ये एसिडिक अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है लेकिन सिर्फ 1 अमाइनो ग्रुप है। अगर बात करें आर्जिनिन की, तो यहाँ पे देखो मोर देन 1 अमाइनो ग्रुप है लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप कम है, तो इसीलिए ये कैसा है? ये है बेसिक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को हम 2 और कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं, इसीलिए इन्हें हमें डाइट के थ्रू लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इनका नाम है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मतलब बाहर से इनको खाना, बाहर से इसको किसी डाइट के थ्रू या खाने के थ्रू आपके लिए लेना एसेंशियल नहीं है, दैट इज नॉन एसेंशियल। दूसरी तरफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिनकी सिंथेसिस बॉडी के अंदर नहीं होती है, तो यानी कि उसे आपको बॉडी के अंदर कैसे लेना है? खाने के थ्रू, डाइट के थ्रू, राइट? अभी अभी मैंने बोला था, राइट, देयर आर सो मेनी प्रोटीन रिच फूड, जैसे कि फिश, जैसे कि मिल्क, जैसे कि एग, जैसे कि पल्सेस, इन सारे चीज़ों में होता है प्रोटीन। बोले तो इन सारी चीज़ों में यही वाले एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। हिस्टिडिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, वैलिन, ल्यूसिन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के। तो अभी अभी जो हमने 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स देखे थे, उनमें से ये सारे हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और ये सारे हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो चलो अब देखते हैं अमाइनो एसिड के प्रॉपर्टीज को। ये यूजुअली कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। इनकी एक खास बात ये होती है कि वैसे तो इनमें अमाइनो ग्रुप है, इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, लेकिन जब हम इनके बिहेवियर को देखते हैं तब ये एमीन्स जैसा भी कम बिहेव करते हैं, एसिड जैसा भी कम बिहेव करते हैं, ये ज़्यादा बिहेव करते हैं सॉल्ट्स की तरह। ऐसा बिहेवियर इसलिए होता है क्योंकि इसमें चूंकि अमीनो और एसिड
मतलब एमिनो क्या है, एमीन जो है दैट इज बेसिक इन नेचर। तो एक बेस है और एक एसिड है, दोनों ही चीजें हैं, दोनों चीजों के होने की वजह से इसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, सॉल्ट की तरह। वो याद आ रहा है एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक एसिड और एक बेस जब साथ में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हुए बना देते हैं सॉल्ट। अमाइनो एसिड्स का एक और बहुत ही खास प्रॉपर्टी है और वो ये है कि ये एम्फोटेरिक बिहेवियर भी शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। एक्वस सॉल्यूशन में जब हम इसको पानी में लेकर जाते हैं तब ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। ऐसा कैसे होता है, इंटरेस्टिंग राइट। तो होता कुछ यूं है कि ये अमाइनो एसिड जब एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है दैट इज COOH, वो क्या करता है, वो उसका खुद का नेचर है, वो एसिड है तो इसीलिए वो H+ डोनेट करता है, तो वो अपना H+ दे देता है। ठीक है, तो खुद क्या बन जाता है, COO-। ठीक है, अब ये जो H+ उसने दे दिया, इस H+ को पिक कौन करेगा, जो बेस होगा। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो NH2 है, जो अमीनो ग्रुप है, वो भी तो इसी अमाइनो एसिड में है, तो NH2 मौके का फायदा उठाता है और वो उस H+ को गेन कर लेता है, तो वो बन जाता है NH3+। ठीक है, तो अब देखो मजेदार बात क्या हो गई कि इसी अमाइनो एसिड का एक कोने में है माइनस चार्ज, दूसरे कोने में है प्लस चार्ज, राइट। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन ऐसा है तो सही कि भाई एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कि जरूरत पड़ने पे ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और जरूरत पड़ने पे ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो मतलब कहानी कुछ यूं है कि दान देने वाला, जैसे एक अमीर आदमी है जिसके पास बहुत पैसे हैं तो वो दान दे रहा है, दूसरी तरफ एक गरीब आदमी है जिसके पास कम पैसे हैं तो वो उस दान को ले रहा है। यहाँ कुछ ऐसा फंडा है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर देने वाला भी है और लेने वाला भी है। इट इज लाइक एक ही फैमिली के अंदर देने वाला बंदा भी है और लेने वाला बंदा भी है, राइट। तो यानी कि वो जो फैमिली है जरूरत पड़ने पे वो दानी की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, भाई जो बंदा पैसा दे सकता है वो पैसा दे सकता है, राइट। जरूरत पड़ने पे वो पैसे लेने वाले की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, राइट। तो कुछ वैसी कहानी है यहाँ पर। ये जो ज्विटर आयन है ना, ये ज्विटर आयन का एक एंड पॉजिटिव, दूसरा तरफ नेगेटिव, तो दोनों चीजों के होने की वजह से हमें देखने को मिलता है अमाइनो एसिड का एम्फोटेरिक बिहेवियर। अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो ग्लाइसिन एक लौता एक्सेप्शन है। ग्लाइसिन के अलावा बाकी जितने भी अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है, जिसके अंदर एक एसिमेट्रिक कार्बन हो, राइट। एसिमेट्रिक कार्बन सब में होता है सिवाय ग्लाइसिन के। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देख लो, जो कार्बन है इसमें एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है। इसका मतलब इस कार्बन से जुड़े हुए जो चारों ग्रुप्स है वो चारों अलग नहीं है, दो तो सेम ही है, दो हाइड्रोजन ही है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इसके अलावा कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लो, फॉर एग्जाम्पल एलेनिन का स्ट्रक्चर देख लो, कार्बन से जुड़े हुए जितने ग्रुप्स है वो सारे अलग है, एसिमेट्रिक कार्बन है इसमें, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोटीन्स जो होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स के। इसका मतलब बहुत सारे अल्फा अमाइनो एसिड जो है वो साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं, एंड दैट्स हाउ वी गेट प्रोटीन। ठीक है, सवाल ये उठता है कि ये इन्हें जोड़ता कौन है, तो ये जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेजेस से। ठीक है, अब आप बोलोगे ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है, तो चलो एक मस्त वाला एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सपोज आपके पास दो अमाइनो एसिड है, ठीक है, हमने दो सिंपल वाले अमाइनो एसिड लिए। अब दोनों अमाइनो एसिड पे फोकस करो, दोनों में अमीनो ग्रुप है, दोनों में कार्बोक्सिल ग्रुप है बिल्कुल है। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ये पहले अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ दूसरे अमाइनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में बनता है। ठीक है, तो एक का कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, दूसरे का अमीनो ग्रुप है NH2। अब इसमें से H2O निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे समझो कि COOH में से OH निकल गया, NH2 में से एक H निकल गया, तो H2O निकल गया, बचा क्या, CONH। ये CONH आपस में जुड़ गए एंड दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरीके से ऐसे ही बॉन्ड से जो है सारे अल्फा अमाइनो एसिड साथ में जुड़ जाते हैं एंड वी गेट अ प्रोटीन। तो अब पेप्टाइड भी कई टाइप के होते हैं, राइट, बिल्कुल राइम हो गया ना, पेप्टाइड भी कई टाइप के होते हैं।
बेस्ड ऑन कि भाई कितने अमाइनो एसिड्स जुड़ रहे हैं, हम इनके अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे कि डाई पेप्टाइड, डाई बोले तो 2, जब 2 अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं, 2 अमाइनो एसिड जुड़ेगा तो दोनों के बीच में एक पेप्टाइड लिंकेज होगा, ठीक है। ट्राईपेप्टाइड मतलब 3 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, 3 अमाइनो एसिड को जुड़ने के लिए कितने पेप्टाइड लिंकेजेस होंगे, 2। टेट्रापेप्टाइड जब 4 अमाइनो एसिड्स जुड़ेंगे, 4 अमाइनो एसिड्स जुड़ेंगे तो बीच में कितने होंगे लिंकेजेस, 3 एंड सो ऑन। ठीक इसी तरीके से जब बहुत सारे, जब मेनी अमाइनो एसिड्स साथ में जुड़ेंगे तब हम उसे कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो अब सवाल ये उठता है कि इनमें से हम किसे प्रोटीन कहेंगे, क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है, उसमें भी तो अमाइनो एसिड्स होते हैं बहुत सारे। तो एग्जैक्टली हम डाइपेप्टाइड को प्रोटीन कहेंगे क्या, ट्राईपेप्टाइड को प्रोटीन कहेंगे क्या, नॉट रियली। तो हम किसे प्रोटीन कहेंगे, हम वैसे पॉलीपेप्टाइड्स को प्रोटीन कहेंगे जिसके अंदर लगभग 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स हो, ठीक है, उसे हम आइडियली उसे ही हम प्रोटीन कहते हैं। तो जिसके अंदर 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स हो और जिसका एटॉमिक मास 10,000 एटॉमिक मास यूनिट से अधिक हो, उसे हम प्रोटीन कहते हैं। लेकिन अब आप पूछोगे कि क्या इसका मतलब है कि जिन पॉलीपेप्टाइड्स में लेसर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं उन्हें क्या हम प्रोटीन नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। वेल कह सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है इंसुलिन का। इंसुलिन एक प्रोटीन है, लेकिन इंसुलिन के अंदर सिर्फ 51 अमाइनो एसिड्स है, बट स्टिल उसे हम प्रोटीन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका एक वेल डिफाइंड कॉन्फॉर्मेशन है, एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, इसकी वजह से उन्हें हम प्रोटीन की तरह कैटेगराइज करते हैं। प्रोटीन्स को भी हम कई टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब नाम से ही पता चल रहा है राइट कि ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है ये किसके बेसिस पे किया होगा, इनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के बेसिस पे, है ना। फाइब्रस, ग्लोब्यूलर, कुछ ग्लोब्यूल शेप्ड होगा, फाइब्रस कुछ फाइबर की तरह होगा, राइट। क्या होगा वो अभी देखने को मिलेगा। फाइब्रस प्रोटीन होता क्या है, फाइबर से आया होगा वर्ड फाइब्रस, मतलब फाइबर की तरह दिखता होगा। फाइबर से क्या याद आता है, जैसे कि एक रस्सी टाइप की चीज याद आती है, ऐसा कुछ दिमाग में आता है। वेल अब देखते हैं ये होते क्या है। तो फाइब्रस प्रोटीन्स में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं, ऐसे चेन्स पैरेलल रन करते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड का चेन, एक और पॉलीपेप्टाइड का चेन, और इन दोनों चेन्स को ज्वाइन करके कौन रखता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो जब ऐसे पतली पतली, ऐसे सोचो पतली पतली जो धागे हैं ना, वो एक के पैरेलल में एक अरेंज्ड है और उनके बीच में कोई चीज है जो उनको साथ में रख रही है, तो वो कैसा दिखेगा, एक फाइबर के स्ट्रक्चर के जैसा दिखेगा, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरह के प्रोटीन्स को हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। ये जनरली पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर। एग्जाम्पल के तौर पर केराटिन, मायोसिन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फाइब्रस प्रोटीन के। केराटिन कहाँ मिलता है, बाल में पाया जाता है। मायोसिन कहाँ मिलता है, मसल्स में पाया जाता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, क्या लगता है आपको ये कैसा सा दिखने में होगा? ग्लोब्यूलर वर्ड किससे सिमिलर लग रहा है, ग्लोब से। ग्लोब कैसा होता है, स्फेरिकल, राइट। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना, वो यूं कॉइल होके ना एक स्फेरिकल, एक बॉल टाइप का शेप बना के देता है, उसे हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है ये पानी में सॉल्यूबल होते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें तो इंसुलिन, एल्बुमिन, ये कुछ हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो बच्चों अब हमें ये दिख रहा है कि प्रोटीन का जो कैटेगराइजेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द शेप, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसा होगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम 4 लेवल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाएंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी जैसे जैसे जाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, राइट। तो चलो एक एक करके देखते हैं ये चारों स्टेजेस। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर की। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। कोई भी पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, राइट। तो इन अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस बनाता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मतलब अगर किसी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, इसका मतलब वो प्रोटीन ही चेंज हो गया। बात को समझो, एक प्रोटीन है, लेट्स से, उस प्रोटीन में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, ठीक है। पहले ये, फिर ये, फिर ये। अब मैंने क्या किया, लेट्स से 1 2 3, ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं। मैंने क्या किया भाई, 3 को बीच में डाल दिया, 2 को पीछे लेके गए। जैसे ही वो बेसिक सीक्वेंस ही चेंज कर दिया तो अब मेरा ये प्रोटीन ही कोई दूसरा हो गया। समझ रहे हो? सो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज लाइक द बेस।
इट इज द स्केलेटन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर चेंज कर दोगे तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोटीन चेंज हो जाएगा। इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका बताती हूँ, ऐसे समझो, जैसे मान लो मैंने आपको 3 अल्फाबेट्स दिए, R, A और T, ठीक है, ये 3 अल्फाबेट्स मैंने आपको दिए। अब इन तीनों अल्फाबेट से मैंने बोला आपको वर्ड बनाना है, ठीक है। अगर आप RAT लिखोगे तो आपका वर्ड क्या बना, रैट। रैट मतलब चूहा। अगर मैंने इसके सीक्वेंस को चेंज कर दिया, आर की जगह ए की जगह आर कर दिया, तो क्या बन गया, ART, आर्ट। क्या आर्ट का मतलब भी चूहा होता है? नहीं, आर्ट मतलब आर्ट, ही इज एन आर्टिस्ट, ये उसका आर्ट है, राइट। अब अगर मैंने इसको फिर से घुमा के इसको बना दिया TAR, टार। क्या टार मतलब चूहा है? नहीं। टार मतलब आर्ट है? नहीं। टार का कुछ और ही मतलब है, राइट, कोल टार, राइट। तो यहां पे जिस तरह से ये अल्फाबेट्स हैं उसी तरीके से हमारे अमाइनो एसिड्स हैं। तो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है ना, अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इज 1 अमाइनो एसिड। तुम सीक्वेंस का हेर फेर कर दोगे तो तुम्हारा अमाइनो एसिड का जो तुम्हारा जो प्रोटीन है वो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। सो दिस इज एग्जैक्टली द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो चलो अब देखते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम नोटिस करते हैं कि जो हमारे पॉलीपेप्टाइड्स है ना, उनकी फोल्डिंग हो जाती है, वो थोड़े से फोल्ड हो जाते हैं, वो ऐसे यूं स्ट्रेट नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनके अंदर CO और NH2 के बीच में बॉन्डिंग हो जाने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो काइंड ऑफ फोल्डेड हो जाते हैं, और जिससे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर अराइज होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, एक हो सकता है अल्फा हेलिक्स फॉर्म, दूसरा हो सकता है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की, तो यहां पर एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा बनता है, जैसे देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में अक्सर ये वर्ड लिखा होता है, राइट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स स्ट्रक्चर। राइट हैंडेड स्क्रू क्यों? स्क्रू देखा है कभी? स्क्रू को जब हम घुमाते हैं, यूं 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 घुमाते हैं, राइट, तो वो एक इस तरीके का हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। तो कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, इसकी खास बात ये होती है कि जैसे हेलिक्स का पहला टर्न है, पहले टर्न के CO के साथ दूसरे टर्न के NH के बीच में बॉन्ड आ जाता है। उसी तरह से हर जगह ऐसी होता है, जिसकी वजह से इस तरह की टर्निंग होती है, क्योंकि ये टर्निंग कैसे होगी, हवा में तो नहीं होगी, राइट। ये स्ट्रक्चर ऐसे हेलिकल फॉर्म में ऐसे स्टेबल क्यों है, क्योंकि बॉन्ड्स बने हुए हैं, किसके किसके बीच में, CO और NH के बीच में बॉन्ड है, CO NH के बीच में बॉन्ड है। तो इस तरीके से ये ऐसा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का दूसरा फॉर्म होता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। प्लीटेड, प्लीट से क्या याद आता है, स्कर्ट की प्लीट्स या फिर साड़ी की प्लीट्स। तो उसमें आप देखोगे कि ऐसे पैरेलली प्लेट्स अरेंज्ड होती हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं, बिल्कुल एक के बगल में एक। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होता है। यहाँ पे क्या होगा, जितने पेप्टाइड्स है ना, वो बिल्कुल एक के बगल में एक ऐसे 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 अरेंज हो जाते हैं, और उनके बीच में रहता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसकी वजह से इस तरह का एक शीट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें हमें ऐसे अलग अलग प्लीट्स दिखते हैं। तो इसीलिए इस प्लीटेड स्ट्रक्चर की वजह से ही इसका नाम पड़ गया बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अब बारी है टर्शियरी स्ट्रक्चर की। टर्शियरी में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, उसी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्डिंग होगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जैसे या तो हेलिक्स बन रहा था या फिर बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बन रहा था। अब एज्यूम करो कि वही स्ट्रक्चर में और फर्दर फोल्डिंग अगर होती है तो कैसा होगा, तो हमें थोड़े और कॉम्प्लेक्स टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, विच आर टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। यहां से इनफैक्ट वी गेट 2 मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, एक तो ग्लोब्यूलर और दूसरा फाइब्रस। तो इसमें आप देखोगे कि इनकी फोल्डिंग की वजह से हमें इस तरह के शेप के प्रोटीन्स मिलते हैं। अब एक सवाल आता है दिमाग में कि ये फोल्डिंग से जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, चाहे सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो या टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हो, ये स्टेबल रह कैसे रहे हैं। इसके पीछे हाथ है बॉन्ड्स का। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इस तरह के जो बॉन्ड्स इनके बीच में हैं, इस तरह के जो इंटरमॉलिक्यूलर वैंडर वॉल्स फोर्सेस हैं इनके बीच में, इनके होने की वजह से ही इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो फर्दर फोल्डिंग से बन रहे हैं वो भी स्टेबल रह रहे हैं। अब बारी है हमारे चौथे स्टेज की, यानी कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखो अभी तो क्या हो रहा था, पहले तो हमने बोला सिर्फ सीक्वेंस है प्राइमरी में, उसके बाद हमने बोला उसमें हल्की सी फोल्डिंग है तो सेकेंडरी आ गया, उसमें फर्दर फोल्डिंग है तो टर्शियरी आ गया। क्वाटरनरी में क्या होगा, वी आर नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट जस्ट 1 पॉलीपेप्टाइड यूनिट। हम कह रहे हैं कि ऐसे एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स
जब साथ में इनके स्पेशल अरेंजमेंट को हम देखते हैं, दैट लीड्स टू क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर हम सिर्फ एक चेन की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं, एंड दैट्स हाउ वी गेट द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो ये मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स हैं, उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज सब यूनिट्स। तो प्रोटीन के ये सारे स्ट्रक्चर्स को समझने का एक बहुत आसान विजुअलाइजेशन, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की मतलब एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, दैट्स इट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्डिंग, टर्शियरी की बात की तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और फर्दर फोल्डिंग, और जहां क्वाटरनरी की बात की तो वहां पर ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर्स जो है एक नहीं है, 2-3 ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स हैं, 2-3 ऐसे सब यूनिट्स हैं जो मिल करके बना रहे हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो देखो जैसे जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है। तो बच्चों जहां हम प्रोटीन के बारे में इतनी बातें डिस्कस करते हैं, तो वहां पे प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, चलो समझते हैं। तो बच्चों एक बात दिमाग में सेट कर लो कि प्रोटीन जो है ना, हर एक प्रोटीन का अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, उसका अपना एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, उसका एक अपना फंक्शन है, एक अपना स्ट्रक्चर है। और जब कोई प्रोटीन एक लिविंग सिस्टम के अंदर होता है तो वो अपने उस यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के साथ होता है, वो अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, और तब हम उसे कहते हैं नेटिव प्रोटीन। ठीक है, मतलब प्रोटीन इज परफेक्टली फाइन, मतलब फाइन या नॉट फाइन की बात नहीं है, मतलब प्रोटीन जो है वो अपने यूनिक स्ट्रक्चर में है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब मान लो इसी प्रोटीन को हम कुछ चेंजेस के बीच ले आते हैं, जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया या फिर पीएच चेंज कर दिया, कुछ भी इस तरह के फिजिकल चेंजेस अगर अंडरगो करना पड़ता है इस प्रोटीन को, तो क्या होता है, इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ना, ये टूटने लगते हैं। अभी अभी हमने देखा राइट, जैसे अगर एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है तो उसका जो वो ग्लोब्यूल जो स्ट्रक्चर बना है, किस वजह से बना है, फोल्डिंग की वजह से। फोल्डिंग किस वजह से हुई है, बॉन्डिंग की वजह से, राइट। तो अब अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही टूट जाएं तो क्या होगा, जो ग्लोब्यूल बना था वो ग्लोब्यूल निकल के आ जाएगा, मतलब वो अनफोल्ड हो जाएगा। जो हेलिक्स बना था वो हेलिक्स अनकॉइल हो जाएगा, राइट। जो तार ऐसे ऐसे लपेटा गया था, क्यों लपेटा था, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स थे, वैंडरवाल्स फोर्सेस थे, बहुत सारे लिंकेजेस थे, राइट। अब अगर वो बॉन्ड से टूटने लगे तो क्या होगा, वो हेलिक्स अनकॉइल हो जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो प्रोटीन जो है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है, मतलब प्रोटीन का जो प्रॉपर्टी था, प्रोटीन का जो नेचर था वो खत्म होने लग जाता है, और इसे ही हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डी नेचर मतलब प्रोटीन का जो नेचर है वो खो जाना, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ड्यूरिंग दिस डीनेचुरेशन क्या होता है, किसी भी प्रोटीन का सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाता है, राइट। क्यों, क्योंकि वो बॉन्ड्स टूट जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं, तो फोल्डिंग अनफोल्ड हो जाती हैं, जो हेलिक्स था वो अनकॉइल हो जाता है, तो इसकी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो खत्म हो जाती है, लेकिन उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर तब भी इंटैक्ट रहता है। क्यों, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता क्या है, सिर्फ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए तब तो वो प्रोटीन ही कुछ और बन जाएगा, राइट। तो इसीलिए वो प्रोटीन वही प्रोटीन रहता है, लेकिन उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब द प्रोटीन डजंट रियली हैव दैट यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, हालांकि उसका सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड अभी भी सेम है, ठीक है, और उसी वजह से इसका जो एक्टिविटी है उसमें भी फर्क आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट। कभी आपने देखा है कि जो एग होता है, जैसे जो रॉ एग होता है, उसको जब आप बॉयल करते हो तो क्या होता है, जो रॉ एग होता है उसके अंदर आपको एक लिक्विड वाला मटेरियल दिखता है, लेकिन जैसे आप उसको बॉयल कर लेते हो तो क्या हो जाता है, वो थिक तो हो ही जाता है, और उसका जो कॉम्पोजिशन है, मतलब वो जो जैसा वो उसका टेक्सचर होता है वो सब भी चेंज हो जाता है, राइट। वो वाइट अपना एक अलग लेयर बना लेता है, अंदर येलो वाला अपना अलग लेयर बना लेता है। सो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग दिस चेंज, ये जो चेंज होता है इसके दौरान क्या होता है, होता कुछ यूं है कि पहले जो इसमें बॉयल करने से पहले जो इसके अंदर प्रोटीन होता है दैट इज एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो कि वाटर सोल्यूबल ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है,
ठीक है। जैसे ही हम इसे बॉयल करते हैं तो हम काफ़ी हाई टेम्परेचर में इसको हीट करते हैं, तो टेम्परेचर के इस चेंज की वजह से प्रोटीन का क्या होता है, सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसा कि मैंने बोला था, जिसकी वजह से प्रोटीन का बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमें जो मिलता है वो क्या होता है, वो मिलता है इनसॉल्यूबल फाइब्रस प्रोटीन। तो पहले सॉल्यूबल ग्लोब्यूलर फॉर्म में था, अब इनसॉल्यूबल फाइब्रस फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, दैट स्टिल रिमेन्स द सेम, मतलब प्रोटीन का जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स था दैट इज स्टिल द सेम। तो ये है एक एग्जाम्पल डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। तो चलो अब पढ़ते हैं हम अगले बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, जो कि है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट्स। एक बड़ा सा टर्म आ गया, बायोकैटलिस्ट। व्हाट डज दैट मीन? कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट वर्ड तो हमने बहुत बार यूज किया है, राइट। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो खुद रिएक्शन का पार्ट नहीं होते हैं, बट वो रिएक्शन को स्पीड अप करने में मदद करते हैं, रिएक्शन को होने में मदद करते हैं, बट वो खुद रिएक्शन का पार्ट नहीं होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, आपके नंबर आ रहे हैं, आप अगली क्लास में जा रहे हो, तो सब कुछ आपके साथ हो रहा है, लेकिन आपको अच्छा स्कोर करने में, पढ़ाई को अच्छे से समझने में जो मदद कर रहा है, दैट पर्सन इज एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट, है कि नहीं। तो एंजाइम्स जो हैं दे आर बायोकैटलिस्ट्स। बायोकैटलिस्ट्स क्यों? क्योंकि लिविंग सिस्टम के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन रिएक्शंस में जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। तो अब हम अपनी बात कर लेते हैं। हम भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग सिस्टम है। हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, खाना हम खाते हैं, वो खाना अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्ट हो गया खाना, लेकिन अब वो जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं सेल्स के अंदर, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, राइट, जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। और इन सारे रिएक्शंस के दौरान हम बहुत सारे एंजाइम्स का हेल्प लेते हैं, राइट। जैसे आपने बहुत सारे एंजाइम्स के नाम सुने होंगे, राइट, कि जैसे खाना डाइजेस्ट होता है, स्टमक में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स का रोल होता है, राइट। तो ये सब हैं एंजाइम्स। इनफैक्ट अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स जो हैं दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स की एक और खास बात ये होती है कि दे आर स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए, मतलब जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा, तो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक एंजाइम है तो वो जहां तहां जाके किसी भी रिएक्शन में मदद करेगा, नहीं, उसका एक वो चूजी है काफी, तो उसका एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, उसका एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। एंजाइम्स के नामकरण की अगर हम बात करें तो जनरली एंजाइम्स के नाम खत्म होते हैं विद द सफिक्स एज, ASE, ठीक है। इनफैक्ट इनके नेमिंग का एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि एंजाइम जिस कंपाउंड के ऊपर एक्ट करता है या फिर जिस तरह के कंपाउंड के ऊपर एक्ट करता है, कई बार उसी के ऊपर उनका नाम रख दिया जाता है। जैसे कि माल्टोज का हाइड्रोलिसिस होकर के हमें मिलता है ग्लूकोज, और इस रिएक्शन में मदद करता है एक एंजाइम जो माल्टोज के ऊपर एक्ट करता है। चूंकि ये माल्टोज के ऊपर एक्ट करता है इसलिए इस एंजाइम का नाम रख दिया गया माल्टेज, राइट। लास्ट में देखो ASE से एंड हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि एंजाइम्स के नाम इस बेसिस पर रख दिए जाते हैं कि वो किस तरह के रिएक्शन में मदद कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो ऐसे रिएक्शंस में मदद करते हैं जहां पर एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और दूसरे सबस्ट्रेट का रिडक्शन हो रहा होता है। हमने रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ा है, राइट। एक जन का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे जन का रिडक्शन होता है। तो ऐसे रिएक्शंस में जो एंजाइम्स इन रिएक्शंस को होने में मदद करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। तो देखो इनका नाम क्या रख दिया हमने, ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले रिएक्शंस में पाए जाते हैं, इसीलिए ऑक्सीडो रिडक्टेज लास्ट में, लेकिन यहाँ भी ASE है। तो बच्चा पार्टी अब बारी है अगले बायोमॉलिक्यूल की, विच इज विटामिन, जिसे कई लोग विटामिन भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये नाम कहाँ से आया। तो नाम को हम दो हिस्से में तोड़ देंगे, वाइटा अमीन। वाइटा आया वाइटल से, बिकॉज इट इज वाइटल टू लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स वाई द टर्म वाइटा। अमीन क्योंकि अर्लियर पहले ऐसा सोचा जाता था कि वाइटामिन्स के स्ट्रक्चर के अंदर अमीन ग्रुप है,
ठीक है, अमाइनो एसिड है। बट बाद में देखा गया कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, तो इसीलिए सोचा गया अब क्या करें, नाम तो रख दिया है, तो विटामिन का लास्ट वाला जो ई है उसको हटा दिया गया और इसका नाम हो गया विटामिन या फिर विटामिन। तो विटामिन्स जो हैं ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है। मतलब जैसे हमें हमारे डे टू डे डाइट में हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन्स नहीं चाहिए होता है, हमें कम क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है। लेकिन कैच ये है कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो उससे स्पेसिफिक डिजीजेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट विटामिन डी, जो कि सनलाइट में है, जो कि एग यॉक में होता है, जो कि फिश में होता है। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में एडिक्वेट मात्रा में विटामिन डी है तब तो सब बढ़िया है। लेकिन अगर इसकी बहुत डेफिशिएंसी हो जाए तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, बड़ों में रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। एडल्ट्स में ओस्टियोमैलेशिया हो जाता है जिसमें जॉइंट पेन, बोन्स में भी पेन, इस तरह की चीज़ें लोग एक्सपीरियंस करते हैं। उसी तरह एग्जाम्पल ले लो, लेट्स टॉक अबाउट विटामिन सी, जो कि सिट्रस फ्रूट्स में जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये भी कम क्वांटिटी में चाहिए होता है बट चाहिए होता है। अगर इसकी भी डेफिशिएंसी हो जाए तो कई बार एक डिजीज हो जाती है इसके डेफिशिएंसी से, विच इज़ कॉल्ड स्कर्वी। स्कर्वी में क्या हो जाते हैं, ब्लीडिंग गम्स, जो मसूड़े होते हैं ना वो ब्लीड करने लगते हैं। विटामिन्स को जनरली हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी एंड सो ऑन। कई बार हम इनके सब ग्रुप्स भी करते हैं, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन B6 एंड सो ऑन। इनफैक्ट जिस तरह से विटामिन की कमी से हमें डिजीजेस हो सकते हैं, उसी तरीके से अगर बॉडी में एक्सेस में विटामिन्स हो जाए तो वो भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसीलिए जो विटामिन की जो टैबलेट्स होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, वो कभी भी आपको अपने खुद मन से नहीं लेना चाहिए। ये हमेशा आपको किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन पे ही लेना चाहिए। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी भी कोई डॉक्टर आपको किसी स्पेसिफिक विटामिन की दवाई देते हैं, उससे पहले वो आपका ब्लड टेस्ट करवा के ये पता लगाते हैं कि कौन से विटामिन की आपको कमी है। तो बच्चा लोग, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि हम थोड़ा बहुत ही सही बट हम अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं। हमारे मम्मी पापा जो हैं वो कुछ कुछ दादा दादी के जैसे दिखते हैं, हमारे दादा दादी कुछ कुछ परदादा परदादी के जैसे दिखते हैं, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, हमारे बहुत सारे फीचर्स बहुत अलग होते हैं, बट कभी कभी कुछ कुछ फीचर्स हमारे पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इनफैक्ट ये जो फिनोमिनन होता है जिसमें ट्रेट्स जो हैं वो ट्रांसमिट होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसी को ही हम कहते हैं हेरिडिटी। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? अगर आप अपने बेसिक बायो के नॉलेज में चले जाओ तो हमने सेल के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट। तो सेल के अंदर एक चीज होती है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अगर हम न्यूक्लियस के भी अंदर चले जाएं तो इसके अंदर होता है क्रोमोसोम्स, जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। और अगर हम क्रोमोसोम्स के भी अंदर चले जाएं तो क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम्स बने होते हैं बायोमॉलिक्यूल से। कौन से बायोमॉलिक्यूल से? ये बने होते हैं प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से, एंड दैट इज आवर नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल। तो अब अगला हमारा बायोमॉलिक्यूल है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा कि वो पॉलीमर होते हैं किसके? अमाइनो एसिड्स के, राइट। इसीलिए पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स को ही हम प्रोटीन्स कहते हैं। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ठीक उसी तरीके से ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, इसीलिए इन्हें हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड, कैसे बनते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स, वो सब अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी के लिए इतना जानो कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो चलो अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड का कॉम्पोजिशन, इसमें होता क्या है। तो जब हम न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें तीन मेजर चीज़ें मिलती हैं। पहला पेंटोज शुगर, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, तीसरा बेसिस। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब क्या है? पेंट इज 5, इसका मतलब 5 मेंबर्ड रिंग विथ ऑक्सीजन, दैट इज पेंटोज। तो पेंटोज शुगर हमें मिलता है, ठीक है। जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहां पर जो हमारा शुगर मॉइटी होगा, जो शुगर वाला पार्ट होगा, दैट इज बीटा डी
2-डीऑक्सीराइबोज। और जब हम आरएनए की बात करेंगे तो उसका जो शुगर मॉइटी होगा दैट विल बी बीटा डी राइबोज। तो दोनों का स्ट्रक्चर देखो, कंपेयर करो, फर्क क्या है, एक में सिर्फ राइबोज है, दूसरा इज डीऑक्सीराइबोज। क्यों? क्योंकि देखो उसमें OH जो है, OH का फर्क है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है उसका फर्क है इन दोनों स्ट्रक्चर में, ठीक है। एंड ऐसे ही इन चीजों के फर्क से ही डीएनए और आरएनए के ओवरऑल स्ट्रक्चर में फर्क आ जाता है, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट था वो था फॉस्फोरिक एसिड, वो तो हम सबको पता ही है, विच इज H3PO4। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है दैट इज बेसिस। बेस हम किसे कहते हैं? तो बेसिस होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन, ठीक है। इनको हम एब्रिविएटेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? AGTC, ठीक है, ओके। अब अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें 4 नाइट्रोजिनस बेसिस देखने को मिलते हैं। 3 तो उसमें से सेम ही होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। थायमिन के बदले में यहां होता है यूरासिल विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल U, ठीक है। तो देखो ये बेसिक चीजें हैं बट दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू, ठीक है। तो इसीलिए इनको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एंड एनीवेज जब आप बायो में ये सारी चीजें पढ़ते हो तो वहां पर आप जो है इनको काफी डिटेल में पढ़ते हो, डीएनए, आरएनए वगैरह को काफी डिटेल में हम वहां डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अभी अभी जब हमने कॉम्पोजिशन देखा तो हमने क्या देखा कि इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजिनस बेस। तो ये तीनों चीजें साथ में मिल करके न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले जो शुगर है यानी कि जो पेंटोज शुगर है उसके साथ बेस का मिलन होता है और ये दोनों मिल करके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ये पहला स्टेप है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, जो पेंटोज शुगर है उसके साथ बेस मिल जाएगा, मतलब 2 चीजें ऑलरेडी मिल चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि बेस कहां पे मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो पेंटोज शुगर का जो रिंग था ना, 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें ऑक्सीजन भी था, उस रिंग में लाई करने वाले कार्बन को हम नंबर कर देते हैं, 1 2 3 ऐसे करके नंबर कर देते हैं, ठीक है। तो जो 1 पोजीशन वाला कार्बन होता है उस कार्बन के साथ जुड़ जाता है बेस, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर बना दिस इज न्यूक्लियोसाइड, क्लियर। अब सेकंड स्टेप, अब ये जो न्यूक्लियोसाइड बन गया, इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ जाएगा क्या, फॉस्फोरिक एसिड, राइट। ये 3 ही तो पार्ट थे, राइट। तो अब न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा तब मुझे जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब यहां पर भी वही सेम सवाल कि फॉस्फोरिक एसिड कहां पे जुड़ेगा, तो 5 पोजीशन वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो अब जो स्ट्रक्चर बना ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो देखो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या आ गया, बेस भी आ गया, शुगर भी आ गया, फॉस्फोरिक एसिड भी आ गया। तो अब न्यूक्लियोटाइड तो बन गया हमारा। अब क्या होगा, 2 न्यूक्लियोटाइड साथ में जुड़ के बना देंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। उसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड साथ में जुड़ के बना देंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सवाल ये उठता है कि ये जुड़ेंगे कैसे। जैसे याद है जब हम प्रोटीन की बात करते थे तो हम कहते थे कि भाई 2 अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं बाई पेप्टाइड लिंकेजेस। उसी तरह यहाँ पर जो 2 न्यूक्लियोटाइड है वो जुड़ जाते हैं बाई फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। नाम थोड़ा लंबा है बट मैनेज कर लो, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर होता कैसा है, फॉस्फो मतलब एक फॉस्फोरस रहेगा, पी रहता है, डाई मतलब 2, ईस्टर, ईस्टर का लिंकेज कैसा होता है, डबल बॉन्ड O, तो मतलब 2 डबल बॉन्ड O रहेंगे, मतलब डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अगला सवाल ये आएगा कि ये किसके किसके बीच में ये लिंकेज होगा, तो उसका जवाब है कि एक न्यूक्लियोटाइड का 5 पोजीशन वाला कार्बन, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3 पोजीशन वाला कार्बन, इन दोनों के बीच में होगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और इस तरह से बनेगा हमारा डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जब ऐसे ही ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक चेन में अरेंज हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड।
अब न्यूक्लिक एसिड में ये जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, दिस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसे वहां पर प्रोटीन के केस में बताया था ना, RAT कर दिया तो रैट हो गया, ART कर दिया तो आर्ट हो गया, राइट। तो सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। उसी तरह यहां पर भी न्यूक्लिक एसिड में भी जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सीक्वेंस बनाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, तो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर चलो डिस्कस करते हैं, विच इज द फेमस वेरी वेल नोन वाटसन क्रिक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने दिया था DNA का ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर ये कहता है कि दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दो चेन हैं, और वो दोनों चेनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लपेट दिया गया, एक हेलिकल वे में लपेट दिया गया, जिससे DNA का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर आया। ठीक है, अब मैंने तो बोल दिया कि भाई ऐसे लपेट दिया गया, बट ये लपेटे हुए रहे क्यों? क्योंकि ये वाला स्ट्रैंड, ये वाला जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड था और ये वाला जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड था, इन दोनों के बीच में था हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड्स किसके किसके बीच में था एग्जैक्टली? तो एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसमें बहुत सारे बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं। जो दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उस चेन में भी बहुत सारे बेसिस हैं। अब इन बेसिस के बीच में बॉन्डिंग है। बात समझ में आई? इन बेसिस के बीच में बॉन्डिंग है। जैसे मान लो एक चेन है, उस चेन में एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ऐसे ऐसे करके एक सीक्वेंस है। उसी तरह जो दूसरा चेन है उसमें भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो बेसिस होते हैं ना, ये स्पेसिफिक बेसिस के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा होता है डबल बॉन्ड। ठीक उसी तरह साइटोसिन और गुआनिन ही आपस में बॉन्ड बनाते हैं और इनके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब एडेनिन कभी भी साइटोसिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, एडेनिन कभी भी गुआनिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, राइट। सिमिलरली साइटोसिन जो है ये कभी एडेनिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, थाइमिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब अगर इस वाले स्ट्रैंड में A है तो इसके सामने वाले स्ट्रैंड में वहां पर T ही होना चाहिए। अगर इस वाले स्ट्रैंड पे C है तो इस वाले स्ट्रैंड पे वहां पे G ही होना चाहिए, क्योंकि A और T पेयर अप करेंगे, G और C पेयर अप करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये दोनों स्ट्रैंड्स को कॉम्प्लीमेंट्री होना पड़ेगा। मतलब एक का हुक अगर ऐसे है तो दूसरे का हुक ऐसा होगा, तभी बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आई? तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर था DNA का जो प्रपोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने, इस स्ट्रक्चर में हमें ये पता चला कि भाई दो चेन्स हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लपेटे हुए हैं। क्यों लपेटे हुए हैं? क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेसिस है दोनों स्ट्रैंड्स में, उनके बीच में बॉन्डिंग है। तो न्यूक्लिक एसिड के जो ये दो चेन्स हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। नाउ लेट मी टेल यू बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लो, इनफैक्ट इसके सीक्वेंस को अच्छे से समझ लो। हमेशा बॉन्डिंग ऐसे ही होती है और इनका सीक्वेंस में रहना बहुत जरूरी है। तो चलो अब बात करते हैं RNA के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। RNA के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। जैसे DNA में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रैंड ही होता है। ठीक है, RNA जो है ये 3 टाइप के होते हैं और ये तीनों टाइप बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जैसे बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइट, प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये तीनों RNA बहुत यूजफुल होते हैं। हालांकि ये तीनों टाइप के RNA के फंक्शंस अलग होते हैं। तो कौन से होते हैं ये 3 टाइप के RNA? पहला होता है mRNA, दैट इज मैसेंजर RNA। दूसरा होता है ट्रांसफर RNA, दैट इज tRNA। और तीसरा होता है राइबोसोमल RNA यानी कि rRNA। इनके बारे में आप बहुत ही डिटेल में अपने बायो में पढ़ोगे, बट यहाँ पर जितना ज़रूरी है उतना मैं बता देती हूँ। मैसेंजर RNA, नाम से पता चल रहा है ये मैसेंजर है, पोस्टमैन की तरह ये मैसेज कैरी करता है एक बंदे से दूसरे बंदे तक। तो ये DNA से मैसेज कैरी करता है कि भाई कैसा प्रोटीन सिंथेसाइज होना है, ये मैसेज चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैसेंजर RNA वही करता है। ये DNA से मैसेज कैरी करता है और एक बेसिक टेम्पलेट बनाता है कि भाई कैसे कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज करना है।
ठीक है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, नाम से पता चल रहा है ये चीजों को ट्रांसफर करता है। तो ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है, अमाइनो एसिड को लेकर आता है प्रोटीन सिंथेसिस के साइट पे, जहां पर प्रोटीन सिंथेसाइज होना है वहां तक अमाइनो एसिड को लेकर आता है। जो आरएनए होता है यानी कि राइबोसोमल आरएनए, ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, क्योंकि वो जो अमाइनो एसिड है उसका आप सीक्वेंस बनाओगे, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बनता जाएगा, आपका प्रोटीन बनता जाएगा। तो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कैसा होगा ये कौन डिसाइड करता है, जो टेम्पलेट बनाया है एमआरएनए वो डिसाइड करता है। तो एमआरएनए ने टेम्पलेट बना दिया डीएनए से मैसेज कैरी करके, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए वहां पर उस साइट पर अमाइनो एसिड को लेकर आ गया। अब अमाइनो एसिड जो है उस टेम्पलेट के बेसिस पर अपना सीक्वेंस बनाएगा, और जैसे जैसे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बनता जाएगा मेरा प्रोटीन बनता जाएगा, राइट। तो यहां पर राइबोसोमल आरएनए का काम ये होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब उस रिएक्शन को होने में मदद करता है। तो इस तरीके से जो तीनों टाइप के आरएनए हैं, तीनों टाइप के आरएनए मिल करके प्रोटीन सिंथेसिस होने में मदद करता है। तो बच्चा पार्टी अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके बेसिस पर आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर का ये है एक क्विक कंपैरिजन। डीएनए में होता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, आरएनए में होता है सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए में जो बेसिस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एडेनिन हमेशा पेयर अप करते हैं थायमिन के साथ, गुआनिन हमेशा पेयर अप करते हैं साइटोसिन के साथ। दूसरी तरफ जब आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए के अंदर भी होते हैं 4 नाइट्रोजनस बेसिस। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। तो यहां पर भी जो पेयरिंग होती है वो कुछ इसी तरीके से होती है कि एडेनिन पेयर अप करता है यूरेसिल के साथ और गुआनिन पेयर अप करता है साइटोसिन के साथ। न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो नीडलेस टू से आरएनए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरएनए मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए है रिजर्व ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो कहाँ स्टोर होता है? डीएनए में। अभी अभी जो मैंने बताया कि हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए में स्टोर्ड है। इनफैक्ट इसके कई एप्लीकेशंस भी है, जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आपने मूवीज़ वगैरह में तो ज़रूर देखा होगा कि किसी के घर में चोरी होती है तो कहते हैं कि फिंगरप्रिंट्स मैच करो, राइट। तो उसमें करते क्या है बेसिकली, तो जो भी जहाँ पे भी चोरी हुई होती है या फिर जिस भी सामान को उस क्रिमिनल ने छुआ होता है उसके फिंगरप्रिंट्स को लिया जाता है, जो सस्पेक्ट होता है उसके फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच किया जाता है। अब आप बोलोगे कि क्या सेम फिंगरप्रिंट 2 लोगों के नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते, राइट, क्योंकि इसका रिलेशन किससे होता है? इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन से होता है जो एक बॉडी के लिविंग सेल का पार्ट होता है। तो जो फिंगरप्रिंट्स हैं दे आर वेरी वेरी यूनिक टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो इसीलिए ऐसे चांसेस नहीं होते हैं कि एक ही फिंगरप्रिंट्स 2 या 3 लोगों के हो। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंट एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है, मुझे दिल से उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद बायोमोलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।